हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ एसी के लिए अपना जो एसए का टॉपिक होता है, आज उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉब लिंचिंग। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें एसए का ये टॉपिक होगा। तो आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फेसबुक पर आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो पीडीएफ होता है और एवरीडे जो क्विज होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। जिसका आपको जो पीडीएफ होता है वो हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। वो भी आपको स्टडी स्प्रिंग के नाम से ही दिखेगा जब आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो आता है हम लोगों का वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आता है। इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बॉडीज करेंगे, फिर कंक्लूजन पे आएंगे आईबीसी वाले मैटर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेमस हो चुका है आईबीसी। अब सारे जो भी सीएपीएफ एसी के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं और हमसे जो जुड़े हुए हैं मेरे अनअकैडमी पेज, अनअकैडमी के चैनल पर, या फिर अनअकैडमी प्रोफाइल पर, या यूट्यूब पे, या फिर टेलीग्राम के साथ, वो सारे लोग आईबीसी वाले मैटर को अब जानने लगे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही फेमस कर दिया है मैंने इसको, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। तो पहले मॉब लिंचिंग बोला किसको जाता है, पहले तो एक बेसिक नॉलेज देख लेते हैं हम लोग मॉब लिंचिंग के बारे में कि मॉब लिंचिंग आखिर होता क्या है। तो मॉब का मतलब जो होता है वो MOB, मॉब का मतलब ही होता है भीड़। ठीक है, मॉब का मतलब होता है भीड़। और लिंचिंग का मतलब जो होता है वो गैर कानूनी ढंग से किसी को प्राण दंड दे देना जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉब लिंचिंग। बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल भाषा में केवल समझने के लिए बात किया गया हुआ है। लेकिन मॉब लिंचिंग का डिफिनीशन हम लोग अलग से देखेंगे। तो पहले मॉब लिंचिंग मतलब, मॉब का मतलब भीड़ और लिंचिंग का मतलब हो जाएगा कि गैर कानूनी ढंग से किसी को मार देना। तो अब जिसको मॉब लिंचिंग का मतलब पता नहीं होगा अगर, तो वो इतना तो समझ सकता है कि मॉब का मतलब भीड़ है और लिंचिंग का मतलब गैर कानूनी ढंग से किसी को मारना है, तो फिर प्राण दंड दे देना है। तो ये कहीं ना कहीं से अपराध से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। आ जाते हैं हम लोग इसके जो इसका डिफिनीशन है उसके ऊपर। तो जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा दोषी को या फिर निर्दोष को गलती के बिना या अफवाह के आधार पर मार डाला जाए या उसके साथ हिंसा किया जाए, तब ये मॉब लिंचिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। अनियंत्रित भीड़ मतलब, सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, ये अनियंत्रित होते हैं और एक व्यक्ति को बोलते हैं कि ये बच्चा चोर है। ठीक है, ये बच्चा चोर है, इसको बच्चा चोर मान करके ये सारे लोग पीटना स्टार्ट कर देते हैं इसको। अनियंत्रित भीड़ है ये। तो ये दोष क्लियर नहीं हुआ, अभी दोष सिद्धि इसके ऊपर नहीं हुआ है, फिर भी भीड़ इसको मार रही है। अगर सपोज दैट कोई रेपिस्ट है, ठीक है, कोई रेपिस्ट है, वो अगर यहाँ पे है, पता चल जाता है कि इसी व्यक्ति ने रेप किया है, तो फिर अनियंत्रित भीड़ इसको मार देती है। तो यहाँ पे गलती होता है इस आदमी का। लेकिन बच्चा चोरी वाले मैटर में अगर देखे तो यहाँ पे इसका गलती नहीं है, फिर भी इसको मारा जाता है। तो मॉब जो है वो अगर लिंच करती है भीड़ वाली एरिया में, अगर भीड़ वाला एक पार्ट किसी के ऊपर गलती होने पर या फिर अफवाह के आधार पर भी अगर किसी के ऊपर अटैक करती है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मॉब लिंचिंग है। बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ये जो हिंसा होता है इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया क्या बोलता है, जनरली अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप FIR कीजिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दीजिएगा, सॉरी, आप FIR कीजिएगा, आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दीजिएगा आप थाने में। फिर उसके बाद ये केस होगा, केस होने के बाद ये कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगा। बेसिक ये प्रक्रियाएं हैं। लेकिन हिंसा में क्या होता है, मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि अगर कोई चोर है तो एट ए टाइम उसको आप मार के खत्म कर दीजिए, ये आपका मॉब लिंचिंग होगा। या फिर उसके साथ आप हिंसा कीजिए। हिंसा करने का मतलब है कि आप उसको मारिए, पीटिए, उसके साथ शारीरिक जो प्रताड़नाएं होती है उसको कीजिए। ये इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका बॉडीज में। अगर हम लोग आएंगे तो देखेंगे मॉब लिंचिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मॉब लिंचिंग के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक धर्म आता है आपका, दूसरा जाति आ जाता है। ठीक है, धर्म आता है, जाति आता है। फिर अगर आप देखें तो बहुत सारे इसमें मैटर है, ऊंच नीच का भी मामला आता है, इसमें ऊंच नीच की भी मामला आती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं से मॉब लिंचिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो है मॉब लिंचिंग
इस सारे चीज के कारण, चाहे वो आपका धर्म हो या जाति हो, इसके आधार पर मॉब लिंचिंग बढ़ता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इसका एक अहम कारण बन जाता है। इसके साथ ही जाति और जाति के प्रति जो घृणा की भावना होती है वो भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। सपोज दैट कोई ब्राह्मण होता है, ठीक है, कोई ब्राह्मण होता है और वो जो है वो किसी मुस्लिम को, ठीक है, किसी मुस्लिम को अपने घर के अंदर नहीं आने देता है। अब सपोज दैट एक ब्राह्मण गाय की रक्षा करता है और दूसरे को जो है वो बीफ सप्लाई या फिर उसको मार के खाने के लिए छूट मिली हुई है, ठीक है। तो इस कारण से इनमें जो मतभेद होता है ये भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। और इसका जो एक आपके पास बहुत दुखद उदाहरण जो है, जो बहुत फेमस हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं यूपीएससी में, तो 2017 में गौ रक्षकों के द्वारा पहलू खान को मार दिया गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का बहुत लंबा जजमेंट आया था इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था जिसको सारे लोगों को जानना जरूरी है। तो ये पहलू खान का जो मैटर था, जो गौ रक्षकों ने क्या किया था कि पहलू खान की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही पालघर में, अभी रिसेंट पालघर में साधुओं को मार दिया गया, उनके साथ लिंचिंग किया गया, एट ए टाइम उनको मार दिया गया हुआ था। तो ये सारे जो है वो मॉब लिंचिंग के बहुत ही दुखद उदाहरण है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज में बढ़ती हुई जो खाई है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या मतलब क्या हुआ? भारत में बहुसंख्यक माना जाता है ब्राह्मण को और अल्पसंख्यक माना जाता है मुस्लिम लोग को। इन दोनों के बीच में जो खाई होता है वो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाता है, ठीक है। तो इसका फायदा इस तरह से उठाता है कि अब तो ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि जो मॉब लिंचिंग होगी तो इसमें जाति की भावना भी आती है, ऊंच नीच की भावना भी आती है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की भावना भी आती है। तो इसमें अपने दुश्मनी को भी निकाला जाता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि भीड़ की कोई पहचान ही नहीं होती है, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती है। भीड़ में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है इसका पता नहीं चलता है, और मुस्लिम लोग हिंदू में मजा ले लेते हैं, हिंदू वाले लोग मुस्लिम वाले भीड़ में मजा ले लेते हैं या फिर उनके कांड में। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हमें हमें जानना था। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो आज अगर हम लोग देखें तो इसमें कानून भी टोटली फेल्योर है। कानून की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से इसमें खत्म है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी जो आप अगर इसके ऊपर आप पूरी तरीके से स्टडी कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए कोई अलग से कानून है ही नहीं, कोई अलग कानून नहीं है मॉब लिंचिंग के लिए। तो मॉब लिंचिंग के लिए जब अलग कानून नहीं है तो होता क्या है इसके साथ? तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है आपका, इसके तहत 302 सारे लोग जानते हैं हत्या, 307 जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, 323 के तहत जानबूझकर घायल कर देना है किसी को, या फिर 147 और 148 जो है धारा ये बोलता है कि दंगा फसाद फैला रहे हैं कोई व्यक्ति। तो अगर इसमें किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता है तो इन्हीं सब धाराओं के तहत किया जाता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के लिए अलग से, ठीक है, अलग से कोई कानून है ही नहीं। तो अलग से अगर कोई कानून नहीं होगा तो पुराने कानून का ही सहारा लिया जाता है, 302, 307, 323, 148, 147, ये सारे चीज का। और सीआरपीसी में भी इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, जिसके कारण अगर मॉब लिंचिंग की कोई घटना आती भी है, मॉब लिंचिंग का कोई केस आता भी है, तो इसके साथ वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जो जनरल केस के लिए होता है। जबकि ये एक भारत में बढ़ती हुई बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ साथ समाज को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ी खाई उत्पन्न करेगी जो समाज को डिवाइड करेगा, ठीक है, जो समाज को पूरी तरीके से दो भागों में डिवाइड करेगा। इसलिए अभी इसके ऊपर बहुत जल्दी ध्यान देना जरूरी है और नैतिकता के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग कि भाई मॉब लिंचिंग अगर होती है तो मॉब लिंचिंग के साथ साथ घाटा क्या क्या है। तो मॉब लिंचिंग अगर होता है तो आपने फंडामेंटल राइट एफआर जो है आपका, इसमें आपने देखा था कि मैंने जो पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज वाले सीरीज करवाए हुए हैं या फिर पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये सारे में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो आर्टिकल 32 आपको बोलता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वही फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 आपको ये बताता है कि आपको जीने का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी है आपके पास आर्टिकल 21 में। तो इसलिए जो है ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, क्योंकि एक आदमी जो अचानक रोड पर चलता हुआ रहता है उसको बच्चा चोर बोल करके उसको मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है उसके साथ, तो ये उसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है या नहीं ये सारे लोग जानते हैं।
ठीक है, तो ये जीने के अधिकार को उल्लंघन करता है, जो फंडामेंटल राइट है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कोई भी कंपनियां जो है वो किसी भी देश में निवेश क्यों करती है, निवेश क्यों करती है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि ये देश कितना शांति से रह रहा है, ये कितना समृद्धि से रहता है। अब अगर यहाँ पे पीस नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर शांति नहीं होगी तो कोई भी कंपनीज यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको जो है वो सिविल वार की आशंकाएं पता चलती है, ठीक है, जिसके कारण वो यहाँ पे निवेश करना नहीं चाहती है। तो ये आपका घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि घरेलू लोग भी, जो घरेलू उद्योग होते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते हैं कि अभी देश का कंडीशन क्या है। आपने सेंसेक्स को देखा है, सेंसेक्स निफ्टी वगैरह को आपने देखा है, ये रोज रोज के न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं इसके कि कब सेंसेक्स कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। तो वो लोग इसी के आधार पर जो है वो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसमें आंतरिक शांति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये विदेशी और घरेलू निवेश को तो कम करता ही है, इसके साथ साथ सार्वजनिक संसाधनों का भी बर्बादी होता है। आपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखा था कि रेलवे के बहुत सारे जो ट्रैक है उसको उखाड़ दिए गए हुए थे, फिर उसके बाद उसके बहुत सारे चीजों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया हुआ था। तो ये सार्वजनिक संपत्तियां जो है जिसपे सारे लोगों का अधिकार है, इसको भी बर्बाद करता है। लेकिन अब अगर देखें तो कानून, ये चीज कानून के नजर में है, क्योंकि पहलू खान वाले मैटर के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत ज्यादा सख्त हो गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और गवर्नमेंट को कुछ जो है वो आप बता सकते हैं ऐसे कि दिशा निर्देश दिया गया हुआ था, ठीक है, दिशा निर्देश दिया गया हुआ था, और उस दिशा निर्देश के ऊपर राज्य को काम करना था। तो उन्होंने ये काम किया, और 2018 में मणिपुर में तथा 2019 में राजस्थान में, क्योंकि आप देखें तो 2014 के बाद से जितने भी लिंचिंग के मामले हुए हैं उसमें से 70% जो लिंचिंग का मामला है वो राजस्थान में हुआ है अकेला, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान के में भी इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए प्रस्ताव लाया था, परंतु ये अभी विचाराधीन है, अभी ये कानून बन करके नहीं आया है। तो इसके ऊपर प्रेजेंट में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये इसका मिडिल पॉइंट था जिसको हम लोगों ने कवर किया। अगर हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तो देखें तो ये बहुत ऐसी बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हैं। जो मॉब लिंचिंग की बात आती है, मॉब लिंचिंग की बात जो है ये बहुत ही दुखद घटना है पूरे देश के लिए। और इस पे कानून की बात जो है वो जनरल कानून जैसे 302 और 307 और फिर आपका 147, 148 जैसे धाराओं का सहारा लिए बिना, इसमें जैसे दहेज प्रथा, नॉन बेलेबल एक्ट जो होता है इस तरह से, और फिर पॉक्सो, जो ये सारे नॉन बेलेबल जो आपके चार्ज लगाए जाते हैं, उसी तरीके से मॉब लिंचिंग के लिए भी कुछ कानून की जरूरत है, जो अगर जब तक ऐसी कानून नहीं लाएंगे तब तक ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता है मॉब लिंचिंग। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो मॉब लिंचिंग को बढ़ाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका होती है। सोशल मीडिया में जितने फेसबुक के पेज बने होते हैं, उस फेसबुक के पेज में आप देखिएगा कि वो ऑथेंटिकेट पेज नहीं होता है, उसको एक ऐसा व्यक्ति चला रहा होता है जो अभी 18 साल की उम्र से नीचे का होता है, वो टीनेजर्स होता है। और फिर इसके साथ जितनी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और फिर ये सोशल हार्मोनी के ऊपर अटैक करता है। तो इसलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट ये सारे जो है ये हमारे सोशल हार्मोनी के साथ साथ अगर आप देखिएगा तो मॉब लिंचिंग को बढ़ाता है। समाचार पत्र वाले लोग को भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लोग भी अफवाह को रोकने में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। और ये सारे चीज गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसीजन लिए जाएंगे इन सारे के ऊपर। लेकिन अगर नैतिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात किया जाए तो ये किसी के भी गार्जियन ही कर सकते हैं, ठीक है, किसी के भी अगर आप देखें तो माता पिता ही करेंगे, ठीक है, उसके माता पिता ही इसके ऊपर ध्यान देंगे। गवर्नमेंट इसके लिए नैतिक शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है, लेकिन ध्यान अगर देने की बात आती है तो माता पिता ही देंगे एक नैतिक शिक्षा कि उन्हें कब किस तरीके से किसके साथ बिहेव करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या गलत है। ये एक माता पिता की भूमिका होती है। यहाँ पे सारे जगह पे गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखें तो इसके लिए अलग से कानून के साथ साथ सोशल मीडिया, इंटरनेट और समाचार पत्र के अफवाहों को रोकने के साथ साथ नैतिक और उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। तभी हम इस जो डेंजर सिचुएशन जो एक पैदा कर रहा है मॉब लिंचिंग, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आज हम लोगों ने कवर किया ऐसे के टॉपिक में मॉब लिंचिंग के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम लिंक से हमारे जरूर जुड़िए।
क्योंकि आपका जो मेरे लिए जो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे आपको वो सारे पीडीएफ मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पे अभी क्लासेस में करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप फेसबुक पेज जो मेरा है स्टडी स्प्रिंग के नाम से, इससे आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए वर्क कर रहा है और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।